करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सारी सियासत इमरान खान के इस इल्ज़ाम के इर्द गिर्द घूम रही है कि पाकिस्तान में अपोजिशन ने गद्दारी की, और गद्दारी का इल्ज़ाम आयद करते हैं वो पाकिस्तानी सफ़ीर जो उस वक्त अमेरिका में थे, असद मजीद, उनको अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में बुलाया गया और एक डी मार्च जो सफारती एहतजाज होता है। हम जब यहाँ कहते हैं कि के अंदर ये सूरत हाल है तो भारत वहाँ कहता है कि आप हमारे दाखिली मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि कश्मीर के अंदर कुछ इशू ठीक ना हो तो हम भारतीय सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करते हैं, उससे अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं। इसको सफारती ज़बान में डी मार्च बोलते हैं। उन्होंने हमें स्टेट डिपार्टमेंट बुलाया और स्टेट डिपार्टमेंट बुला के पाकिस्तानी सफ़ीर से बोला कि यहाँ एंटी अमेरिकनिज़म बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और एक रशिया और यूक्रेन की सूरत हाल है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रशिया का विज़िट जा रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया। वो जो डी मार्च था, साइफ़र उसको या डिप्लोमेटिक केबल बोल लें, वो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तानी सफ़ीर किसी भी मुल्क में तैनात हो वो दफ्तर ख़ारजा भेजता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी उस मैटर की इन्वॉल्व हो तो उसकी कॉपी जो है वो प्रेसिडेंट आर्मी चीफ को जाती है और प्राइम मिनिस्टर को जाती है, नहीं तो दफ्तर ख़ारजा रूटीन में उस डेस्क के ऊपर, अमेरिका डेस्क है तो अमेरिका डेस्क की फ़ाइल में लगाएगा तो बंद कर देगा। 7 तारीख को ये मीटिंग हुई, 8 को वो डिप्लोमेटिक केबल या साइफ़र वो इस्लामाबाद में मौजूद था। शाह महमूद कुरैशी को भी पता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी पता था, बाकी किसको पता था मुझे मालूम नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 27 तारीख को 20 रोज़ के बाद जलसे के अंदर जो इनकी पूरी पार्टी ढोल पीटती रही कि हम एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की बकौल इनके सिक्योरिटी को ख़तरा था, रजीम चेंज की एक पॉलिटिक्स अमेरिका कर रहा था, यहाँ हुकूमत गिराने के लिए बाहर से डॉलर आए थे, लोकल सहूलतकार थे, जो अपोजिशन भी शामिल थी और भी होंगे, ये नाम सारे उन्होंने नहीं लिए, तो ये सहूलतकार सारे बैठे रजीम चेंज कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे वो सरप्राइज़ देंगे, जलसे में ऐलान करेंगे। 20 रोज़ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसका जिसका इजलास होकर एक कौमी हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। ये उस तलब की गई जब इन्होंने ऐलान किया, और मैंने ख़ुद इस प्रोग्राम में आके समा टीवी पे बैठ के सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा लाहक है तो क्या उसके ऊपर जलसे में जाके इसको सरप्राइज़ कह के खुशियाँ मनाएंगे, या आप आर्मी चीफ को DGISI को बुला के हुक्म देंगे कि यहाँ रजीम चेंज के लिए गैर मुल्की ताकत जो है वो कोशिश कर रही है और हमारे कुछ लोग गद्दारी में मुलव्वस हैं, उनको पकड़ के आर्टिकल 6 के तहत डी चौक में सज़ाएँ दी जाएँ। तब तक प्राइम मिनिस्टर ने ये काम नहीं किया था। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें, एक एक इवेंट रिकॉर्डेड है, एक एक चीज़, इसकी टाइमलाइन पूरी उसकी जो है उसका रिकॉर्ड मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर ने एक्ट नहीं किया। जिस दिन हमने यहाँ सवाल उठाया उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, उससे पहले कोई इजलास नहीं हुआ। ये बिल्कुल ऐसे ही सूरत हाल है जब इंडिया की जानिब से आर्टिकल 370 और 35 को ख़त्म किया जा रहा था तो मैं इस प्रोग्राम में पहले इसका इंकशाफ कर चुका हूँ कि हमारे दफ्तर ख़ारजा को उससे 2 हफ़्ते कबल मालूम था। स्टैंडिंग कमेटी के कुछ लोगों को बुला के दफ्तर ख़ारजा बुलाया गया और दफ्तर ख़ारजा बुला के ये बात बताई गई कि भारत जो है आर्टिकल 370 और 35 ख़त्म करके कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करने जा रहा है। लेकिन हम क्या कह रहे थे कि मोदी इलेक्शन जीत जाएगा तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। ट्रंप से मुलाकात करके आए थे तो इस्तकबाल किया गया था कि जैसे वर्ल्ड कप जीता गया हो। ये फेलियर्स थे ख़ारजा अमूर में, ना तजर्बाकारी और कज फहमी मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर आर्ट आती हो ना डिप्लोमेसी की, तो जब तक आप किसी चीज़ को हासिल कर नहीं लेते उसके पहले ढोल पीटने बंद कर देते हैं, वो तब तक नहीं सेलिब्रेशन करते। UN रेजोल्यूशन हमारा एक पिछले 60-70 सालों से बार बार कहते हैं कि मसला कश्मीर का हल UN रेजोल्यूशन में होगा। 35 और 370 ख़त्म हो रहा था, दफ्तर ख़ारजा को पता था, चुप करके बैठा रहा और सवाल आया तो जवाब ये दिया कि क्या करूं, इंडिया पे हमला कर दूं। इसका तरीका ये होता है कि आप अपने जो दोस्त ममालिक हैं, वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, उनको फ़ौरन अपने मिशंस के ज़रिए हिट करते हैं, जाके वहाँ बात करते हैं कि होने लगा, इसको रोकें, इससे इलाके में खित्ते में तनाव बढ़ जाएगा। वो सब कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि उसमें से किसी एक चीज़ पे एक्ट नहीं किया। और प्रोपेगेंडा की इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ जर्नलिस्टों की भी तस्वीरें छापी जाती हैं कि ये उससे मिला था, ये भी एजेंट है। वो एजेंट है तो उसको सज़ा दो यार, उसको यहाँ टांगो। उसको वो जो मिल के पाकिस्तान को बेच के आया है वो तो गद्दार है, वो पाकिस्तान में काबिल कबूल ही नहीं है।
लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा मुहिम है ये बदबूदार है, ये शर्मनाक है। जर्नलिस्टों को, मीडिया के लोगों को मिलाइन करना बहुत ही बदबूदार है। अगर कोई बिक रहा है आप में से, आपकी जमात में से, उसका नाम पब्लिकली लें और उसके ख़िलाफ़ सबूत अदालत को दें, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ करें। वो कुछ मत करें कि जो ट्रंप ने किया था, उसने अपनी पार्लिमान के ऊपर हमला करवा दिया था, उसने पूरी अमेरिकी कौम को तकसीम करके मरवा दिया था। हासिल शायद ट्रंप को कुछ हो गया और वाइट सुप्रीमेसिस्ट से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ, अमेरिका इंटरनली वीक हो गया। जिस शख्स की वजह से, जिस मीटिंग की वजह से ये सारा तनाज़ा जन्म हुआ, वो एक स्टैंडिंग कमेटी की उनकी बहुत ब्रीफिंग्स होती हैं और वो सवाल जवाब करते हैं, वो हमारे से बहुत बेहतर है, वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हमारे यहाँ रजीम चेंज करेंगे ना तो वो अपने मफाद में करेंगे, हमारे मफाद में नहीं करेंगे। हम अपने ज़ातियात को ढूंढते हैं, वो अमेरिका का मफाद ढूंढते हैं। वहाँ उससे सवाल हो रहा है, डोनाल्ड लू से जो US असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वीडियो के ऊपर रिकॉर्डेड सवाल जवाब है। और इंस्पिरेसी है जो ये कहते हैं ना, वो ख़त आ गया, ख़त किसी अमरीकी का नहीं आया। सुनिए क्या कह रहे हैं, अपनी आंखों से देखिए और सुनिए। ये वो डोनाल्ड लू साहब हैं जो असद मजीद से मिले थे और उनसे कहा था कि ये जो रूस का विज़िट कर रहे हैं उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये अपने वीडियो के अंदर उस चीज़ को कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर खान ने रूस का विज़िट किया और हम अभी देख रहे हैं कि हम उनके साथ कैसे काम करेंगे। उनसे सवाल पूछा गया कि आपने फ़ोन उठा के क्या फ़ॉरेन मिनिस्टर से और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की थी? उसके जवाब में ये कह रहे हैं कि हमारे चार्ज डी अफेयर ने शाह महमूद कुरैशी से बात की थी, लेकिन हम अभी गौर कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर खान से कैसे मुलाकात करनी। ये सूरत हाल है, ये आपका इल्ज़ाम है। सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत दीजिए और पूरी कौम 220 मिलियन लोग आपके पीछे खड़े होंगे कि इन लोगों को डी चौक में टांग दें। अगर सबूत नहीं है तो कौम को तकसीम मत करिए। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। यही वो वीडियो मैसेज है, यही वो ट्रांसक्रिप्ट है, यही वो साइफ़र है जो असद मजीद ने फ़ॉरेन ऑफिस को भेजी हुई है। इससे ज़्यादा हमारी इतला नहीं है। अगर कोई है, कोई सबूत है तो फिर कौम के सामने रखिए, ये आपका फ़र्ज़ है। उसको छुपाना भी मेरे ख्याल में जुर्म होगा कि गद्दार अंदर बैठे हों और हम चुप रह जाएँ। हमारे साथ जो आज प्रोग्राम में शुरका हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तलाल चौधरी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सलमान अकरम राजा साहब मारूफ माहिर कानून है, वो हमारे साथ होंगे। सबको खुशामदीद कहता हूँ। उस्मान डार साहब, आपने अपनी पार्टी के अंदर लोगों को गद्दार का, आपने सारी अपोजिशन को गद्दार का, 197 लोगों ने जिन्होंने जाके आपकी गैर मौजूदगी में वोट डाला था, आपने उन सारों को गद्दार का। मैं उन सारे गद्दारों को सज़ाए मौत का हामी होऊंगा अगर उन्होंने पाकिस्तान को बेचा है। नहीं तो आप ये पॉलिटिक्स को इस सतह पर मत लेकर आएँ कि यहाँ किसी को सांस लेने का मौका ना मिले। देखिए मलिक साहब, अभी आपने ये वीडियो क्लिप चलाया है और पाकिस्तानियों, मैं उम्मीद करता हूँ जिस दिन वो डॉक्यूमेंट पब्लिक होगा, और होगा अब एक दिन, क्योंकि ये जितना पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। क्या आप वो डॉक्यूमेंट पब्लिक करेंगे? ये तो अब जिन्होंने करना है उन्होंने फैसला करना है। जिस तरह की एक मैं समझता हूँ तासुर दिया जा रहा है, परसेप्शन दिया जा रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुल्क की मोहब्बत में, मुल्क की गैरत में ये नहीं कर रहे हैं, शायद कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स जरूर चाहूंगा कि ये डॉक्यूमेंट कभी पब्लिक होना चाहिए। इसलिए कभी क्यों अभी होना चाहिए? देखिए, इसलिए कि ये जो शख्स बोल रहा था और वो जो डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार इमरान खान और तरीके अदम एतमाद, और अगर आप इसको नहीं हटा पाएंगे तो इसके बाद खतरनाक नताइज भुगतने होंगे, ये बोला है शख्स ने यहाँ बैठ के। उसने कहा हमारी चार्ज डी फेयर ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। शाह महमूद कुरैशी को आके उन्होंने बताया नहीं। देखिए मल साहब, देखिए अभी आपकी हमदर्दियां इस मुल्क के साथ होनी चाहिए, उस शख्स के साथ नहीं होनी चाहिए। मेरी हमदर्दियां इसी मुल्क के साथ है, इसीलिए मुझे तशवीश है। जो कुछ चाहिए मुझे तशवीश है कि जो कुछ आप कर रहे हैं सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान को तकसीम कर रहे हैं। मुझे तकलीफ ये है कि आप समझते हैं कि ये शख्स बैठ के कहेगा हाँ हमने ये कहा है। मैं समझता हूँ कि आप सियासत कर रहे हैं, जर्नलिस्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप सियासत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मासूमियत का मुजाहरा नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ आप अपनी जाती सियासत कर रहे हैं। चलाने की जरूरत ही नहीं है। कोई कहेगा कि हाँ मैं इसको मारने जा रहा हूँ, इसको हटाने जा रहा हूँ। तो पाकिस्तानी सफीर को उसने लिख के दिया था कि वो मारने जा रहा है। मलिक साहब ये कहा है कि इस प्रोग्राम का ये क्लिप रिकॉर्ड पे रहेगा और निकलेगा कहीं ना कहीं से, रहेगा रिकॉर्ड, हाथ निकलेगा कहीं ना कहीं से। फिर देखिएगा कि इसके अल्फाज और वो जो धमकी खत में दी गई, डॉक्यूमेंट में दी गई, मिलते हैं। खत में क्या धमकी दी गई ऑन एयर बता दीजिए। बार कह रहे हैं मलिक साहब कि कहा जाता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर को, मलिक साहब क्या कहा जाता है, नदीम मलिक के प्राइम मिनिस्टर को तरीके अदम एतमाद से हटाने जा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की नलायक अपोजिशन, जो कि हमें नजर आ रहा है ना, अगर ये नहीं हटा पाते हैं, अमेरिका ने कहा कि हम हटाने जा रहे हैं अदम एतमाद से। देखें ये जो लोग यहाँ लगे हुए हैं, तरीके अदम एतमाद यहाँ जो दाखिल हुई है, अगर इमरान खान को नहीं हटा पाते, बच जाता है किसी वजह से भी ना, कोई भी मुहिब वतनी जाग उठती है, जमीर मलामत करता है जिनके सौदे हुए हैं, तो हो सकता है ना जैसे लोग जागे हैं, आप देखेंगे जब भी वक्त आएगा जागे हैं लोग, तो फिर
उसके बाद पाकिस्तान पे पाकिस्तानियों सैंक्शंस लगेंगी, आपको मुआशी बदहाली का सामना होगा। और उसकी तस्दीक आपके फेवरेट शहबाज शरीफ साहब, आपके फेवरेट ख्वाजा आसिफ साहब, दोनों ने किया पाकिस्तानियों। अच्छा, आपके अगले आने वाले वज़ीर आज़म क्या कहते हैं? Beggars can't be choosers। थोड़ी सी मैं और आपको न्यूज अपडेट कर दूं इससे पहले कि उस्मान डार साहब की जमात जो है पाकिस्तान के लिए किसी बहुत बड़े गड़े में हमें धक्का दे दे इकॉनमी को। मैं आपको दो खबरें बताता हूं। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान में मार्च के महीने में फरवरी की निस्बत एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए थी। फरवरी में थोड़े वर्किंग डेज थे, मार्च के महीने में ज़्यादा वर्किंग डेज हैं, लेकिन 2% डॉलर टर्म्स में एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गई हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि रुपया हमारा जिस तेज़ रफ्तारी से 184-85 को क्रॉस कर रहा है। मैं आपको 30 जून की नंबर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, मुझे खौफ आता है ऐसे नंबर को, मैं गुरेज करता हूँ बोलने से, क्योंकि ये नंबर बोल के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। हॉरीफाइंग एक फिगर जो है कोट की जा रही है कि ये 30 जून का नंबर है पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट का, और उसका सबूत क्या है? आज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ट्रेड के अदादोशुमार जारी किए हैं, और इन ट्रेड के अदादोशुमार के मुताबिक 35.39 बिलियन डॉलर्स 9 महीने के अंदर हम ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। 35.39 बिलियन डॉलर्स, 3 महीने बाकी हैं, और कम भी हुआ तो 10, और ज़्यादा हुआ तो 14 से 15 अरब डॉलर ट्रेड डेफिसिट लास्ट क्वार्टर का हमारे सरों पे मंडला रहा है। तो हम 45 to 50 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है, जिसको फाइनेंस करने की पोजीशन में हम नहीं हैं। अगर ये पूरी हुकूमत अगर इस मामले में कोई वजाहत जारी कर सकती है तो अभी कर दे, क्योंकि ये इन्हीं के खाते में है और इनको जस्टिफाई करने में बहुत दुश्वारी होगी, ये नहीं कर सकेंगे। रुपया 104 पे इनको मिला था, नून लीग ने छोड़ा था, और 115 गया था मिफ्ता के आखिरी दिनों में, और 123 पे गया था केयर टेकर सेटअप के अंदर। 184-85 पे जा चुका है, और अगर एक्सपोर्ट्स डबल नहीं होती तो ये क्रिमिनल एक्ट है जिसके ज़िम्मेदार स्टेट बैंक गवर्नर असद उमर, हफीज़ शेख और इन सारों को इस कौम के सामने और कॉमर्स मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा कि हमारे साथ हुआ क्या। IMF ने आज ऑफिशियली रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने कहा है कि वी वुड लाइक टू कंटिन्यू आवर सपोर्ट फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की मदद जारी रखना चाहेंगे, लेकिन अब हमारी बातचीत नई हुकूमत के साथ होगी। हमारा जो बातचीत का अमल है वो नई हुकूमत के साथ होगा। ये ऑफिशियल वर्जन है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इन राइटिंग हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट को जारी किया है कि हमारा बातचीत का अमल नई हुकूमत के साथ होगा। हम पाकिस्तान की मदद जारी रखना चाहते हैं, लेकिन नेगोशिएशन नई हुकूमत से होंगी। तो किसी और दुनिया में जो लोग बसते हैं वो वापस पाकिस्तान आ जाएं, पाकिस्तानी सरजमीन पर पैर रखकर इन रियलिटीज़ को सामने रखें। जो शहबाज शरीफ कहते हैं कि बैगर्स आर नॉट चूज़र, वो उनकी अपनी चॉइस होगी, वही बैगर होंगे और उनकी ये सोच होगी। पाकिस्तानी कौम भिखारी नहीं है, लेकिन इसको भिखारी बनने पे मजबूर मत करिए। जिस हालत में आप इसको ले गए हैं हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। कुछ खौफ खुदा करिए सारे जिन्हें बैठ के। अलीम खान जो इनकी अपनी पार्टी के स्टालवर्ड थे, और PMLN उनको ATM कहती थी उनकी तरीन को। जहांगीर तरीन का अंजाम ये हुआ था कि जहांगीर तरीन के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर और उसकी बेटी के ऊपर FIR शहजाद अकबर ने काटी थी। जिन लोगों ने इमरान खान को बहुत मुश्किलों में डाला है, उसमें से अगर 2-3 नाम मुझे गिनने हो ना तो शहजाद अकबर और गवर्नर स्टेट बैंक के नाम मैं सबसे पहले लिख के दूंगा। ये ट्रबल मेकर हैं इस गवर्नमेंट के लिए। तो अलीम खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लोग ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उसके ऊपर जवाबी इल्ज़ाम आयद किया है, गद्दारी वाला, अमरीकी सफ़ीर वाला। सुनिए, उन्हीं की ज़बानी कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं। आज आप मेरी तस्वीर लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब, मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूँ, आज आप भी गद्दार थे अमेरिकन एम्बेसडर को मिले। जब आप अपोजिशन में थे क्या आप अमेरिकन एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप US एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप EU के एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? उस दिन गद्दार थे। आपको जिसने वोट नहीं डाला, के चीमे ने पैसे ले लिए, के सालिक ने पैसे ले लिए। हिम्मत करो को, ये नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच तब तक खेलेंगे जब तक आप जीत रहे हो, और जिस दिन आपकी पसंद नहीं होगी आप विकेट उठा के भाग जाएंगे। आज मेरे पास एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। शीशे के घरों में बैठ के मत किसी को पत्थर मारो। जितना अलीम खान आपको जानता है कोई नहीं जानता। आपको तो कोई शर्म ही नहीं आई कि आपने अपने इतने मुखलिस साथी को पकड़ के जेल में डाल दिया।
जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ आपने पर्चे करा दिए। वो जहांगीर तरीन जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता था। कोई मुरव्वत है दुनिया में, कोई चीज़, कोई शर्म है दुनिया में चीज़? कुछ तफसीलात ऐसी हैं जो मुरव्वत और लिहाज का तकाजा है कि मैं ऑन एयर उसको शेयर नहीं करता। उसमें एक गुजरांवाला की फ़ैमिली का तज़किरा आता है तो मैं उसको होल्ड बैक कर लेता हूँ। मेरे ख़्याल में जिन दो लोगों का मैंने पहले नाम लिया है, शहजाद अकबर और गवर्नर स्टेट बैंक, और इसके अलावा इनके पहले दोनों फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बहुत डुबोया। इन रियलिटी उन्होंने बहुत डुबोया इनको। उसके अलावा अगर किसी का मुझे तज़किरा करना पड़ेगा पंजाब के हवाले से, तो एक वो चीफ़ मिनिस्टर हैं बुज़दार और दूसरे वो गुजरांवाला की फ़ैमिली है। मेरे पास कुछ सर्टन डिटेल्स हैं जो मैं मुरव्वत और लिहाज में ऑन एयर शेयर नहीं करूँगा, मैं छोड़ूंगा उस डिटेल को। लेकिन मेरे ख़्याल में वो प्राइम मिनिस्टर के या तो ट्रस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया उन लोगों ने और एक कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि कल को इनके लिए वो बहुत बड़ी हज़ीमत का बायस बन सकती है चीज़ें, बहुत बड़ी हज़ीमत का, छोटी हज़ीमत का नहीं, बहुत बड़ी हज़ीमत का। तो तलाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे पहले पूछ लें। तलाल चौधरी साहब, बनने क्या जा रहा है अब ये बता दें आप? गद्दार गद्दार गद्दार, या तो आधी कौम गद्दार हो जाएगी, सर काटेगी एक दूसरे के, तो या फिर इसका कोई मसले का हल निकलेगा। आप बताइए क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मलिक साहब, जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक नहीं भी आई थी उस वक़्त के इनके दावे देख लें, और उसके बाद फिर ये जो इन्होंने कहा था हम कौम को सरप्राइज़ देंगे, और सरप्राइज़ जो है वो जो निकला है वो भी आपके सामने है। असल बात ये है, मुशर्रफ की रूह इमरान खान के अंदर है। ये उसके पोलिंग एजेंट, उसके रेफरेंडम के पोलिंग एजेंट रहे हैं। इन्होंने वही आइन के साथ खिलवाड़ किया है जो आमर कोई कर सकता है। LFO, PCO और इस रूलिंग में कोई फ़र्क नहीं है। ना हम इलेक्शन से डरते हैं, ना हम इलेक्शन को लंबा अरसे के लिए मौखर करना चाहते हैं, मगर ये खेल कैसे खेला जा सकता है कि कोई एक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आए, वो उठाकर अपनी मर्जी की कोई रूलिंग दे, इस पाकिस्तान के आइन को तहबाला करे और इनके पूरे निज़ाम को तहबाला करे और वो चला जाए? नहीं नहीं नहीं। और मेरे मुंह से सजता ही नहीं कि मैं कहूँ मुशर्रफ के आर्टिकल 6 लगाओ, किसी आमर पे लगाओ, इन पर भी लगाओ। ये बिल्कुल सीधा साधा केस है 5 आदमियों का, वजीर कानून फवाद, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, सदर और वजीर आजम। अगर इन पर आर्टिकल 6 नहीं लगना, जो कि 2 घंटे का केस है, तो फिर छोड़ दें बाकियों को भी। फिर ये कहना छोड़ दें आइन और कानून का, फिर कहें कि हर बंदा अपनी मर्जी करे, जिसका जो दिल करता है वो खिलवाड़ करे और इस 22-24 करोड़ के मुल्क को तबाह बर्बाद कर दे। वो खुदा का वास्ता है, आप जाते जाते पहले आप गरीब का चूल्हा पाकिस्तान को उजाड़ गए हैं, अब उसकी उम्मीदें पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है उसको भी तबाह करना चाहते हैं और कहते हैं मैंने बड़ा सरप्राइज दिया। ये सरप्राइज नहीं है खान साहब, ये आपने अपनी उस ये वो कॉन्स्पिरेसी है जो आपके जहन में किसी ने डाली है कि ये मुल्क वैसे तबाह नहीं हो रहा, इसको इस तरह तबाह करो, पहले गवर्नेंस के साथ, बैड परफॉर्मेंस के साथ और आखिर में जाते जाते आइन के साथ खिलवाड़ करके। इसका हिसाब पहले होगा, इंतखाब बाद में होगा। सलमान नकब राजा साहब हमारे साथ हैं। सलमान राजा साहब, मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया, 2 चीज़ों की वजाहत आप फरमाइएगा। एक तो क्या डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार हासिल है कि वो आर्टिकल 5 के ऊपर रूलिंग ले ले फवाद चौधरी से, उसके ऊपर हुक्मनामा जारी करे, असम्बली की कार्रवाई ख़त्म करे, नो कॉन्फिडेंस को मुअत्तल करे, रिजेक्ट कर दे, प्राइम मिनिस्टर वेरी नेक्स्ट मोमेंट टीवी स्क्रीन पर आए, बोले मैंने प्रेसिडेंट को कहा असम्बली तोड़ दो, और उससे ही अगले लम्हे आरिफ अलवी साहब बिल्कुल तैयार बैठे और कुगी मार के असम्बलियाँ तोड़ दें? ये इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि मावराए आइन है? क्या चीज़ है ये? मेरी मदबाना राय में बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ हुआ ये आईने पाकिस्तान पर एक हमला था। और देखिए ये पूरी कौम ने टीवी पर देखा जैसे कोई एक बुरी सी स्क्रिप्ट सामने चली हो हमारे यहाँ पे। बिल्कुल ये मामला स्क्रिप्टेड था। जो डिप्टी स्पीकर साहब थे, जो स्पीकर के इख्तियारात बज़ाहिर इस्तेमाल कर रहे थे, उन पर यह फ़र्ज़ था, उनका एक हलफ है कि वो गैर जानिबदारी से अपने ओहदे के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देंगे। लेकिन यहाँ ज़ाहिर है कि किसी बंद कमरे में एक स्कीम थी, मैं उसको साजिश नहीं कहता, एक स्कीम प्लान की गई, ये उसका हिस्सा थे। एक लिखा लिखाया कागज़ इनके पास पहले से
मौजूद था। ऐसा नहीं है कि फवाद चौधरी साहब ने कुछ कहा और उन्होंने उस पर जहन लड़ाया और एक नतीजे पर पहुंचे। ये तो एक स्कीम के तहत लिख कर लाए हुए थे, टीवी वाले वहां तैयार खड़े थे, तकरीर हो गई, समरी मौजूद थी, वो साइन हो गया। तो पूरी जो एक स्कीम बनाई गई थी उसमें कैसे स्पीकर शामिल हो गए, मेरे लिए बतौर एक आईनी मुबस्सर या आईनी तालिब इल्म ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या स्पीकर साहब को एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरा ओहदा जो है, मेरा जो ओथ है, वो ये तकाजा करता है कि मैं किसी सियासी चाल का हिस्सा ना बनूं, लेकिन वो बने। और उसके बाद उन्होंने एक सो कॉल्ड रूलिंग दे दी। अब सवाल यही है अदालत उज़्मा के सामने कि क्या ये स्पीकर के इख्तियारात का इस्तेमाल था जो आइन के आर्टिकल 69 के तहत एक तरह से महफूज है, अदालत उसको देख नहीं सकती, या सरियन ये एक स्पीकर ने अपने अहद से बढ़कर एक काम किया, उसकी नफ़ी में एक काम किया जो एक प्लान, एक स्कीम का हिस्सा था, एक तरह से बदनीयती पर मबनी था और उसके इख्तियारात का तजावुज़ था। अगर ऐसी बात है तो हमारी जूरिस्प्रूडेंस में आउस्टर ऑफ जूरिस्डिक्शन के बावजूद अदालतें मामलात को देखती हैं और ये देखती हैं कि क्या यहाँ एक अमल सरियन गैर आइनी हुआ है या नहीं हुआ। अब ये मामला है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है और ये मामला बज़ाहिर दोनों तरफ जा सकता है, ये हमें आज कहना पड़ेगा। मेरी नज़र में आइन के साथ एक खिलवाड़ हुआ है और मैं तवक्को करता हूँ कि हमारे दोस्त, हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है और हमारी अवाम इस बात को समझेगी कि मुल्क में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक शख्स कह दे कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ, बाकी सब चोर हैं, और हम उसके बाद आइन को पामाल कर दें। जो कुछ भी होना है वो एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत किसी को गद्दार करार दिया जाना है, उस निज़ाम के तहत किसी ने वज़ीर आज़म रहना है, उस आइनी निज़ाम के तहत किसी ने वज़ीर आज़म नहीं रहना। तो तमाम मामला जब तक आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। और ब्रेक आपने अभी एक जुमला इस्तेमाल किया जिसकी मैं वजाहत चाहूँगा आपसे। आपने कहा ये मामला दोनों तरफ जा सकता है, तो वो एक तरफ और दूसरी तरफ के लिए कौन सी पोजीशन है आपके जहन में लॉ की? फिर पहले आप बता देंगे तो फिर मैं बाकी मेहमानों से भी उस पर राय लूँगा। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब, आपने कहा दोनों तरफ मामला जाता है, लॉजिक 1 और लॉजिक 2 ब्रीफली अगर एक्सप्लेन कर दें तो मेहमानों से पूछ लें। देखिए, आइन और कोई हिसाब का सवाल नहीं होते, यहाँ एक इंटरप्रिटेशन का मामला होता है। अब आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है, उसके दो हिस्से हैं। एक ये कि अगर कोई प्रोसीजरल मामला है, प्रोसीजरल इरेगुलरिटी का मामला है तो अदालत उसको नहीं देखेगी। दूसरी शिक आर्टिकल 69 की ये कहती है कि पार्लियामान के जो मेंबरान हैं और दीगर जो अहदेदारान हैं उनके जो मामलात हैं उनके हवाले से वो किसी अदालत की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे, दायरा समात में नहीं आएंगे। अब इन दोनों चीज़ों को सामने रख कर अगर एक लिटरल जिसे हम कहते हैं या एक लफ्ज़ी तौर पे देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मुकम्मल ममानियत है, ख़ास स्पीकर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे कुछ भी कर दें अदालत उसको नहीं देख सकती। अगर उसको हम किसी तरह प्रोसीजरल इरेगुलरिटी का लिबादा पहना दें और कहें ये जो उन्होंने किया ये प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, यानी कि कायदे की एक बेज़ाब्तगी है। लेकिन अगर हम इस शक को एक बड़े तनाजुर में देखें और हम कहें कि इस शक का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि स्पीकर को एक डिक्टेटर बना दिया जाए, वो आइन को बिल्कुल पामाल कर दे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठ के वो कोई दे दे जिससे आइन का जो निज़ाम है वो तलपट हो जाए, तो अदालत फिर भी नहीं देखेगी। अगर इस तनाजुर में और इस तरह इसको देखा जाए तो हमें नज़ीरें भी मिल जाती हैं दुनिया में और ममालिक से। बरतानिया में ये हुआ 2019 में, उनके सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की, पार्लियामान में एक अमल हुआ, हाउस ऑफ कॉमन्स में सेशन को एडजर्न किया गया, प्रोरोग किया गया, जबकि एक डिबेट होना था यूरोपियन यूनियन से इखराज के हवाले से। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इस सेशन को प्रोरोग किया गया था ये सरियन बददयानती की बुनियाद पर था, एक सियासी जमात को फ़ायदा देने के लिए था, लिहाजा सेशन दोबारा मुनक्किद हो और वहीं से बात दोबारा शुरू की जाए। तो ये नज़ीर भी हमारे सामने मौजूद है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक इंटरप्रिटेशन का या आप कह लें तावील का और तशरीह का मामला भी है। अब ये डिपेंड इसके ऊपर करेगा कि अदालत किस आर्गूमेंट के ऊपर ज़्यादा कायल होती है, इसके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार होगा। मेरे ख्याल में पॉइंट 1 पॉइंट 2 उन्होंने दोनों ऑप्शन सामने रख दी। आपकी पूरी पार्टी जो है वो आर्टिकल 69 के ऊपर खेल रही है कि इसका प्रोसीजरल मैटर है, इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि वैसे तो ये एक सब्जुडिस मैटर है, इस पर मैं तो बात नहीं करना चाहूँगा, ना ही मलसा मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैं था आज अदालत में, एक दो जो उन्होंने सवालात किए अपोजिशन से, उन्होंने ये भी सवाल किया कि आपने इन कैमरा क्यों नहीं, जब आपको दावत दी गई आप आएँ इस डॉक्यूमेंट को देखें, हुकूमत ने आपको दावत दी, आप में से कोई नहीं गया।
तो आप लोगों ने क्यों नहीं संजीदगी का मुजाहरा किया? अगर आप लोग पार्लियामेंट के अंदर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते अपोजिशन वाले, आप लोग देखने चले जाते, लेटर बेशक आप जो मर्जी के देखने के बाद। वो ब्रीफिंग किसने देनी थी? हुकूमत ने देनी थी, इनको इनवाइट किया स्पीकर ने, हमारी जो कमेटीज हैं सबने। पार्लियामानी कमेटी में किसने ब्रीफिंग देनी थी? प्राइम मिनिस्टर ने नहीं थी देनी। देखिए प्राइम मिनिस्टर को पहले भी दे रहे थे मल साहब, ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर तो अपोजिशन के साथ बैठते भी नहीं है। देखिए शहबाज शरीफ को बुलाया गया, शहबाज शरीफ साहब का ऑन रिकॉर्ड पे आना जी, मुझे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा। शहबाज शरीफ जो लोग कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पे डला हुआ है, स्पोर्ट लाइफ जो तारे हैं वो अमेरिका के पास हैं, वो की होंगी, शहबाज शरीफ की होंगी, पाकिस्तानी कौम की नहीं है। पाकिस्तानी कौम बाहर है ना, 22 करोड़ मलिक साहब इन्हें कह रहे हैं कौम के पास चलते हैं, कौम को लेटर दिखाओ ना, कौम के पास जाने से डर रहे हैं। आपने तो आइन का जो हुलिया बिगाड़ा है पहले साहब देखें, आपको पहले अदालत के सामने मुझे लगता है बहुत मैं ये समझता हूं कि ये वो लोग हैं मलिक साहब, और खास तौर पे मेरे ये अजीम पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, ये वो चेहरे और ये वो लोग हैं तलाल चौधरी जैसे जो गवर्नमेंट गिराना चाहते थे। आज गवर्नमेंट कह रही आओ चल के इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट बचाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मैं इनके दिल का कर्ब समझ सकता हूं। एक तो अगर तलाल चौधरी मेरे भाई, हम इतने नलायक थे, महंगाई थी, चीनी चोर, आटा चोर, दवाई चोर, मलिक साहब आपके इसी प्रोग्राम में यहाँ बैठ के ये कहते थे, आपके साथी हैं सारे। हाँ, तो क्यों फिर तलाल चौधरी कहते हैं? शुगर माफिया भी आपकी है, हमारे हल्के का, इनके हल्के का नवाब शेर वजीर उसे क्यों उठा के ले गए? और भाई तलाल जो गला फाड़ता था, जो टाइगर है, जो चीता है, जो शेर है PMLN का, पहले तो बेचारे ने वो बात की कि लोहे के चने हैं चबाए नहीं जाएंगे, और आपके पता पनामा में 5 साल की बली चढ़ गया मेरा भाई। और यार मुझे तो दिली हमदर्दी है तलाल चौधरी तेरे साथ, यकीन कर मैं दिली हमदर्दी रखता हूं कि पाकिस्तानियों सिर्फ इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए तलाल चौधरी की बली दे दी। वो एक जमीर फरोश लोटा जिसकी मैं बात कर रहा हूं नवाब शेर की, वो तलाल चौधरी का है। तलाल इस लोटे को असल जगह पहुंचाना फैसलाबाद में मेरे भाई, और तलाल तगड़ा हो। मैं तलाल अगर आपने कहां से लिया था? ये आजाद खड़ा हो सर, आपने कहां से लिया था? तलाल चौधरी तू आजाद खड़ा हो, इस लोटे के खिलाफ हम अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। मैं नदीम मलिक के प्रोग्राम में वादा कर रहा हूं, तूने इस लोटे के खिलाफ खड़े होना मेरे भाई। तलाल चौधरी साहब, हम अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। मसला ये है कि इन्होंने असल बात का जवाब नहीं देना, तो इन्होंने कहा कि नवाब शेर वसीर को तलाल से लड़ाओ और तलाल को नवाब शेर वसीर से लड़ाओ, तो असल टॉपिक पीछे रह जाए, दूसरा सवाल आ जाए। आपने इसका जवाब देना है तो दे दें। इन्होंने भी उधार में ऐसे ही मांगे थे लोग, आधे नून लीग से, आधे PTI से, उसी से PTI बनी थी। कोई पीपल्स पार्टी से मांगा, कोई कहीं से मांगा, मांगे तांगे की पार्टी बनी थी। मलिक साहब गुजारिश है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर कोई आया है तो मेरी पार्टी में आया है। मुझे अपने से ज्यादा यकीन अपनी पॉलिटिकल पोजीशन के लिए मियां नवाज शरीफ पे है। मियां नवाज शरीफ मेरे लिए मेरे से ज्यादा पोजेसिव है कि वो मेरी पॉलिटिकल पोजीशन इस जमात में और कहीं क्या होगी। सो मुझे कोई फिक्र की बात नहीं है। और अगली बात ये है, ये बड़े छोटी बातें हैं और ये इन बातों को जरा थोड़ा सा पीछे कर दें। आपने क्या किया है? आपने आइन के साथ किया क्या है? यानी आप कमाल करते हैं। हम इंतखाब से तो डर ही नहीं रहे, हम तो चाहते हैं इंतखाब, मगर इंतखाब किसी इल्लीगल एक्ट के बाद हम कैसे लड़ें? यानी इसका मतलब यह है कि कल कोई आए को उसके बाद वो डिप्टी स्पीकर बने, वो रूलिंग दे, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उठाकर वो मारे। कोई स्पीकर डिप्टी स्पीकर आए, किसी चीफ जस्टिस का जो मर्जी उसके फैसला कर दे। इस मुल्क के किसी अदारे के सरबराह या किसी चीजों का जो मर्जी कोई फैसला कर दे और किसी को गद्दार कह दे, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये सबसे पहले अंडू करना जरूरी है। अगर अंडू नहीं करेंगे तो फिर आइन की बात छोड़ दें, हर एक को खुला छोड़ दें, फिर वो जो चाहे वो करे। यानी ये सारी चीजें जो कि आधे घंटे में हुई हैं, मुझे ये बताइए, ये अगर साजिश नहीं है और पूरे की पूरी तो और क्या है? मुझे तो लगता है ये वो साजिश है जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क करना था। ये वो साजिश है जिसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बैरूने मुल्क से साजिश की जरूरत ही नहीं है, इस साजिश की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और मुझे पता है तलाल मेरी जान, आलमी ताकतें जिनसे तुम लोगों ने बयाना पकड़ा था ना, वो पाकिस्तानियों इनसे बयाना वापस मांग रहे हैं।
और आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि सिंध हाउस के अंदर डक के बांध के उनसे भी बयाने वापस लिए जा रहे हैं। इन्होंने लिया था, बाकी पैसे आपने पकड़ लिए। असेंबली आपने खुद ही तोड़ दी। मलिक साहब, असेंबली आपने खुद ही तोड़ दी। शक्लें देखो पाकिस्तानियों, मेरी शक्ल से आपको नजर आ रहा है हमारी हुकूमत असेंबलियां टूट गई हैं, बड़े परेशान है गवर्नमेंट। शक्लें देखो रोने वाली हुई है। एक ब्रेक तगड़ा हो तगड़ा, चल मैदान में चलते हैं मेरी जान। क्या ये आइन और ये टेक्निकलिटी, आइन छोड़ो, आइन ये आइन की बात कर रहे हैं जिन्होंने डंडे लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमला किया था, ये आइन की बात करेंगे। जनरल ज़ियाउल हक ने किया था, ये आइन की किताब, ये आइन की बात कर रहे हैं। ये मैं आर्टिकल 5 के तहत, सर मैं ब्रेक लेनी है, सलमान अकरम राजा साहब ब्रेक से वापसी पे आपसे पूछ रहे हैं। आर्टिकल 5 के तहत तो फिर एक सिर्फ स्टेटमेंट की मार है किसी को भी गद्दार करार देना। कल वो सुबह उठ के सलमान अकरम राजा को, तलाल चौधरी को, पूरी जिसको दिल आएगा नामों की फहरिस्त बनाएंगे, वो कहेंगे ये गद्दार हैं सारे, इनको आर्टिकल 5 के तहत गद्दार करार दिया जाए। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे आपसे पूछता हूँ, हमारे साथ रहिएगा। राजा साहब आप फरमाइएगा, गद्दार करार देना इतना आसान है? जिसको दिला टैग कर दे, कोई सबूत, कोई बहस, कोई एविडेंस, कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी दरकार नहीं है, गद्दार करार दिया। 197 रुकने कौमी असम्बली। बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए आप आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं, कल मैंने एक ट्वीट की, उसके बाद सारा दिन मैं अब ये देख रहा हूँ कि मुझे गद्दार कहा जा रहा है। देखिए एक माशरे में हमारे एक बहुत ही खौफनाक रुझान पैदा हो गया और ये पढ़े लिखे लोगों में है, हमारे जैसे लोगों में, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, जिनसे उठना बैठना है, वो लोग जो हैं बिल्कुल जो जिस तरह की खुशी मना रहे हैं जो पार्लियामान में हुआ, जिस तरह आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, मेरे लिए वो सबसे तशवीशनाक बात है कि इस मुल्क में आइन के साथ हमारी वाबस्तगी क्या है। देखिए सियासी चपकलिश एक चीज़ है, सियासी मुखालफत एक चीज़ है, लेकिन आइन के लिए तो हम सबको साथ खड़े होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो इस वक्त खलीज हमारे माशरे में मुझे पैदा होती नज़र आ रही है वो यही है कि आइन, कानून, अदालतें ये कुछ नहीं है, असल बात वही है कि हक सच पे कौन खड़ा है उसका साथ दो। इस तरह आप पूरे निज़ाम को जो है एक तरह से रद्द कर देते हैं और आप रास्ता हमवार करते हैं किसी और एक अपने तईं सलाउद्दीन अयूबी का कि वो टैंक पे आए या घोड़े पर आए और तमाम निज़ाम को वो मुनहदम कर दें। तो इस वक्त जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि अपने दोस्तों से, अपने अवाम से हम अपील करें कि हमारे मुल्क में एक निज़ाम है, एक आइन है, उसकी हमें पासदारी करनी है और अगर उसके साथ खिलवाड़ हुआ है तो उसको हमें खा उसका फ़ायदा किसी को भी हो, हमारे पसंदीदा लीडर को हो या हमारे नापसंदीदा लीडर को हो। देखें मैं एक सवाल कर सकता हूँ, मैं सलमान अकरम राजा साहब आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपने अच्छा बोला है कि आइन के साथ और इन चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब 8 मार्च को जो तरीके अदम एतमाद दाखिल की जाती है हमारी हुकूमत के खिलाफ, जिस इत्तेहादी भी हैं, जिसमें वो मनहरफ 20-22 MNAs भी हैं, जो पुरानी अपोजिशन हमारे ऊपर तरीके अदम एतमाद पाकिस्तानियों करती है, बाद में वही हमारे इत्तेहादी बाप, MQM, आप नाम लेते जाएं, और उन्हीं में से 20-22 इनके साथ मिलकर तरीके अदम एतमाद कामयाब करवाते। तो ये कौन सी फिर चीज़ है? ये क्या अखलाकियात है? 8 मार्च से पहले वो सारे हमारे, 8 मार्च को जैसे ही तरीके अदम एतमाद होती है हमसे उठ के उधर चले जाते हैं। What is this? ओ भाई क्या तमाशा लगाया हुआ है? लोगों की शक्लें क्या हैं, ये असल किरदार क्या है, ये करैक्टर क्या है? सलमान साहब आप इस पर रोशनी तलाल साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स, तलाल साहब आप भी बता देना, ऐसे लोग क्या पार्लियामेंट में होने चाहिए? 1 मिनट है, तलाल साहब से जवाब ले लें। तलाल साहब आप बताइए ये सारे कैसे आए आपकी तरफ? देखिए गुजारिश ये है, ये जो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं, एक वक्त पाकिस्तान पे ये था कि मौलवी तमीज़ुद्दीन जो थे उन्होंने केस लड़के स्पीकर की कुर्सी की इज्जत को 4 चांद लगा दिए थे, लेकिन वही ट्वीट जब सलमान अकरम राजा साहब ने की, वो कह रहे रिएक्शन क्या है? ये अफसोसनाक है। सलमान अकरम राजा साहब को जहन में रखना चाहिए कि वो मौलवी तमीज़ुद्दीन था, ये यूथिया बदतमीज़ुद्दीन है, इनको कोई ख्याल नहीं है। अच्छा डॉक्टर यूथिया हो गए, लॉयर यूथिया हो गए, भाई सुनो तो सही वो कौन लोग जो उनको कह रहे हैं? इन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका प्रोटेस्ट कर रहा है। तलाल चौधरी क्या बात कर रहे हो? यूथिया ये स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर ये काम ना करें। जब यार लोग अपनी आजादी राय का इजहार कर रहे हैं, आप लोगों के हजम नहीं हो रही है। मिडिल क्लास तबका आज पाकिस्तानियों एहतजाज कर रहा है इस मुल्क में, मिडिल क्लास तबका,
और मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने कहा है कि मुझे डॉक्टर्स कह रहे हैं, मुझे टीचर्स कह रहे हैं, वकला कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए बिलाल चौधरी, शर्म आनी चाहिए। लोग इजहार ख्याल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कर रहे हैं। मलिक साहब, मैं प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, एक बात कहने लगा, प्रोग्राम इस वक्त ऑन एयर नहीं, टाइम खत्म हो चुका है। उस्मान डार साहब, तलाल चौधरी, राजा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।